हेलो स्टूडेंट, चैनल पर आज हम लोग मेंस के राइटिंग सेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मेंस के राइटिंग में हम लोग जैसे डेली दो क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन दो क्वेश्चंस की तरह आज हम लोगों ने जुडिशरी के दो क्वेश्चंस को पुट ऑन किया। इन दो क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, अर्ध न्यायिक निकाय क्या है, व्हाट आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड व्हाट पर्पस दे सर्व। Discuss. How successful have quasi-judicial bodies been to address the problem of excessive litigation? Critically examine. जो अर्ध सरकारी निकाय हैं, जो अर्ध न्यायिक निकाय हैं, सॉरी, वो कौन से उद्देश्यों के लिए होते हैं, वे क्या करते हैं, उन पर विचार विमर्श करिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि वो कितने सफल रहे हैं। जो एक्सेसिव लिटिगेशन, जो एक्सेस प्रॉब्लम्स रही हैं जुडिशरी को लेकर के, उनके बर्डन को लेकर के, इसका आपको क्रिटिकली एग्जामिन कर। तो एट फर्स्ट इस क्वेश्चन में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए बताना है कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होते हैं। तो जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं या ऐसे बॉडीज होते हैं जिनके पास वही पावर्स और अथॉरिटी होती है, जिनके पास पावर्स और अथॉरिटी वही होती है जो किसी कोर्ट के पास होती है या अथॉरिटी के पास होती है, लीगल अथॉरिटी। तो ये वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं जो लॉ और एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में काम, एक स्पेसिफिक पर्पस से स्टैब्लिश किए जाएंगे। उनके लिए स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, साथ ही साथ वो उस एरिया के एक्सपर्टीज भी रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। इनको बनाया इसलिए गया क्योंकि जुडिशरी पे बर्डन बढ़ रहा था, न्यायपालिका पे काम का बोझ बढ़ रहा था, और न्यायपालिका के उस काम के बोझ को कम करने के लिए एक एक्सपर्ट टाइप की इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो उस प्रॉब्लम को फास्ट और लो कॉस्ट में सॉल्व कर सके। तो इस तरीके से ये पर्पस इसलिए इनको बनाया गया। ये एक स्पेसिफिक एरिया को ही एड्रेस करते हैं, जैसे लैंड यूज को लेकर हो गया, एनवायरमेंट को लेकर हो गया, वाटर को लेकर हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर हो गया। तो इस तरीके से ये कई सिंपली कुछ एक एरिया को ही एड्रेस करते हैं, एक स्पेसिफाइड एरिया को। आप एग्जांपल दे सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। तो ये सारे क्वासी जुडिशियल बॉडीज है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड मामलों को देखेंगे, वहां पर अपने जो भी मामले उनके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस तरीके से ये काम करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि इनके फायदे क्या हैं, क्या इनके यूजेस हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि जुडिशरी में और क्वासी जुडिशियल बॉडीज में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो जो जुडिशरी है, जो आपकी न्यायपालिका है, वो वास्तव में जो इन्वेस्टिगेट करती है वो फैक्ट्स फाइंड करती है, प्लस लीगल एक्शंस को देखती है, लीगैलिटी को देखती है। ठीक है, जबकि जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं वो देखती हैं फैक्ट्स को, प्लस जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उनसे संबंधित, वो क्या कह रहा है उसके। तो वहां पर जो जुडिशरी है वो बेसिकली अप्लाइंग लॉ को इन्वेस्टिगेट करती है, जबकि जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, या हम इसको और आसान करने के लिए कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को जो है इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच। अब अगर हम इसके आगे बात करें कि उससे फायदे क्या होते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज को एस्टैब्लिश करने के, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो है फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि ये नॉर्मल जुडिशियल कोर्स को फॉलो नहीं करते, इजी होते हैं, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इसमें इतनी हार्ड नहीं होती हैं, और ये फैक्ट्स को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये एक्सपर्टीज पर बेस्ड होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज। ठीक है, ये एक्सपर्ट लोग होते हैं और अपने कामों को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं,
इसके साथ साथ जो जुडिशियल बर्डन है उसको ये कम करते हैं। तो आप अगली चीज बता सकते हैं, जुडिशियल बर्डन। आप जानते हैं न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, मुकदमे पेंडिंग होते जा रहे हैं, तो इस तरीके के ऑक्सिलरी एजेंसीज को एस्टैब्लिश करके हम जुडिशरी के बोझ को कम कर सकते हैं और वो मामले जो स्पेसिफिक कैरेक्टर के हैं उसको एक स्पेसिफिक कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में या क्वासी जुडिशियल बॉडी में हम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये एक्सपर्ट तो होते ही होते हैं और यहाँ पर जनता का खर्चा भी कम होता है। जनरली ये नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पर सीधे आप अपने बात को रख सकते हैं, अपने लॉयर के थ्रू भी रख सकते हैं, तो ये एक्सपेंसिव भी बहुत कम होते हैं, तो उनके फायदे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके साथ चैलेंजेस क्या है या इनके साथ चुनौतियां क्या है। अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो चैलेंजेस में हम देखेंगे तो हम पाएंगे सबसे पहली चीज ये है कि जो भी चीजें ये करते हैं, जो भी ये डिसीजन देते हैं, उनमें से ज्यादातर डिसीजंस जो हैं वो रिकमेंडेशन के नेचर के होते हैं, तो रिकमेंडेटरी नेचर के होते हैं। ठीक है, रिकमेंडेटरी नेचर का मतलब अगर ये सरकार को रिकमेंड करते हैं या कोर्ट को रिकमेंड कर, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को रिकमेंड करते हैं कि आपको ये करना है, इनकी बाइंडिंग नहीं होती है ऐसा जैसे जज साहब की होती है या जुडिशियल। ठीक है, दूसरी बात ये है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत, पेंडेंसी ऑफ केसेस जिसको कम करने के लिए इनका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, अब पाया जा रहा है कि इनके पास भी पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ता जा रहा है और पेंडेंसी ऑफ केसेस बड़े अमाउंट में बढ़ रहा है, करीब 23% के आसपास ग्रोथ आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि ये इनके जो डिसीजंस होते हैं ना उसमें आप अपील कर सकते हैं जुडिशरी से, जुडिशरी पे अपील होते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आपने डिसाइड किया, उसके बाद फिर मामला कोर्ट में गया तो मामला तो वैसे ही हो गया, जो उतना पेंडिंग चल रहा है वो और डिले होता चले जाएगा। ठीक है ना। तीसरी एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट एक काम करता है जो एसएलपी का मामला आता है, स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू, जैसे नदी जल विवाद वाला मामला है, तो कोर्ट ने ऐसा एसएलपी उसको एस्टैब्लिश कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हुआ कि ये एक और बड़ी समस्या हो गई कि वो अब एसएलपी की तरह से एक्सेप्टेबल है, तो वो फिर से वही पेंडिंग मामले में चला गया। दूसरी चीज ये है कि जितनी एफिशिएंसी की इनसे बात की गई थी वो एफिशिएंसी इनमें अभी तक पाई नहीं गई है। ठीक है, तो ये एफिशिएंट भी उतना ज्यादा नहीं है अपने कामों को करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके साथ इश्यूज हैं, जो इसके साथ मामले हैं। ठीक है, आप इन मामलों को भी मेंशन कर सकते हैं। बाद आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन में आप बताएंगे कि जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज का एस्टैब्लिशमेंट एसेंशियल पार्ट है जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए, जुडिशरी के काम के लिए, और इसलिए हमें ये कोशिश करना होगा कि इनकी एफिशिएंसी बढ़े और यहाँ पर जो वर्क है वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से होता रहे, जिससे डिलीवरी ऑफ जस्टिस तेजी से। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये दोनों यानी कि कानून की नियत प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन दो चीजों को आपको कंपेयर और कंट्रास्ट करना है, यानी कि इनके द्वारा तुलना करनी है, इनके बारे में देखना है कि दोनों में क्या अंतर है और क्या दोनों के मायने। तो एक चीज तो आपको पता होगी कि जो ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, जबकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है, जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है, ये इनिशियली आपको मिल जाएगी 39, क्लॉज 39 ऑफ मैग्ना कार्टा। मैं आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बता, ये क्लॉज 39 ऑफ मैग्ना कार्टा में था, लेकिन जब ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स अलग हुए तो ये वाला जो फीचर था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, वो शिफ्ट हो गया यूएसए में। ब्रिटेन ने इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। ब्रिटेन में जो मामला है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का है। ठीक है,
तो ब्रिटेन जो फॉलो करता है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, और जो ड्यू प्रोसेस का प्रक्रिया है वो फॉलो करता है यूएस का। ड्यू प्रोसेस का जो है वो कौन फॉलो करेगा? यूएस का। तो देखिए, अब इन दोनों के बारे में आप इतना समझ गए कि इसका बैकग्राउंड कहाँ से होता है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों से आप समझते क्या है। तो आप चाहे तो इसको बाइफरकेट करके दोनों को अलग अलग बता सकते हैं इस तरीके से, एक पार्ट में ये एक पार्ट में ये, ऐसे करके भी आप बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे सिंपल बात तो आपको पता चल गई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से होगा? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है, उसके साथ क्या है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये देखता है कि कोई भी जो भी नियम या कानून चल बनाया गया है, क्या वो पूरा प्रोसीजर, जो गिवन प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। यानी कि इसका फोकस है प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ पर, है? जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो ये चेक करता है कि जो लॉ है, क्या उस लॉ को बनाने में और उस लॉ को लागू करने में फेयरनेस है या नहीं है। यानी कि उचितता को चेक करता है, क्या वो आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं लिए हुए है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चेक करता है उस नियम या कानून की फेयरनेस को, उसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, इसको चेक करता है। जबकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इस बात को चेक करता है कि जो कानून बनाया गया है उसको बनाने की पूरी प्रक्रिया फॉलो हुई है या नहीं। अब आप देखिए, आप समझ रहे हैं ना कि यूएसए में हो रहा है, यानी कि जहां पर फेयरनेस, कानून की फेयरनेस को चेक किया, कानून की उचितता को चेक किया जा रहा है, वहां पर अमेरिका है। लेकिन जहां पर कानून की प्रक्रिया को चेक किया जा रहा है वो ब्रिटेन है। और आपको ये बात मोटा तौर पर आइडिया होगा कि जो ब्रिटेन है वहां पर सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर नहीं है, बजाय यूएसए में सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है। तो अब आप इसी बात से इसको इम्प्लीकेशंस निकाल सकते हैं कि अगर आप केवल प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर, सॉरी वो जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको चेक कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर जो भी कानून बन गया है उचित प्रोसीजर से, ठीक है ना, जो भी प्रोसेस को फॉलो करके बन गया है कानून, अब उस कानून को आप इनवैलिड नहीं कर सकते। जबकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसमें अगर कानून अच्छी प्रक्रिया से और उचित प्रक्रिया से बना भी दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर कानून लोगों के इंडिविजुअल राइट्स को हैम्पर कर रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, वो फेयर नहीं है, वो जस्ट नहीं है, उस पर आर्बिट्रेरीनेस है, तो उस कानून को न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसमें ज्यादा स्कोप है ना, इसका स्कोप वाइड है, जबकि इसका स्कोप नैरो है। ठीक है, जबकि इसका स्कोप नैरो है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट लीगल एक्शंस को इंश्योर करता है। जबकि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो केवल और केवल एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी एक्शन अबाउट इंडिविजुअल को चेक करता है। कानून सही से बना और कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव गड़बड़ करता है, तो वो एग्जीक्यूटिव पर चेक मेंटेन करता है। जबकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो पूरा का पूरा जुडिशियल मेकिंग के साथ साथ इस बात पर भी फोकस करता है कि वो जो कानून बनाया गया है वो कानून किसी भी तरीके से आर्बिट्ररी ना हो, वो सबके लिए एक जैसा समान तौर पर लागू। ठीक है, तो अगर आप कहना चाहें तो बहुत आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है का मतलब हुआ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्लस प्रोसीजर शुड बी जस्ट एंड फेयर। प्रोसीजर शुड बी
जस्ट ठीक है। तो जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो एक नैरो सेंस को ले जाता है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक ब्रॉड सेंस को रिफ्लेक्ट करता है। अब आते हैं इंडिया में इसकी क्या कहते हैं, इंडिया में पूछा नहीं गया लेकिन हम इंडिया में इसकी बात करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ दिया हुआ है आर्टिकल 21 में, ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर कोई भी बात नहीं कही गई। लेकिन जो मेनका गांधी केस था 1978 का, ठीक है, मेनका गांधी केस, गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ठीक है। और लिबरल इंटरप्रिटेशन का मतलब यह है कि इस प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में जस्ट एंड फेयरनेस भी इंक्लूड होगी, ठीक है। यानी कि जो कानून आपने सही प्रक्रिया से बताया है वो कानून जस्ट और फेयर भी होना और दिखना चाहिए। तो अब क्या है कि इंडिया में जो सिचुएशन है वो इवन हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ये स्टैब्लिश हो गया कि हमारा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इतना ब्रॉड सेंस में इंटरप्रेट किया जाएगा कि उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपने आप इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो ये इंडिया का एक सेंस है जो आपको इसमें ऐड करना है। तो इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।